हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स पार्ट 2 जो कि हमने ईपीएफओ के लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए किया है। ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी के 2 लेक्चर्स लिए जा चुके हैं और करंट अफेयर्स का भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो जिन लोगों ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है पहले आप उनको जाकर के चेकआउट करिएगा, स्पेशली पार्ट 1 का। और इसके बाद में यहाँ पे हम पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं जहां पे हम ज्यादातर इकोनॉमी से जुड़े करंट अफेयर्स जो हैं पूरे 2022-23 का उनके कंपाइलेशन को कवर करेंगे और साथ साथ में कुछ पॉलिटी रिलेटेड न्यूज, कुछ अवार्ड्स, कुछ इवन मेजर जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उनको कोशिश करेंगे कवर करने का और साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ये सारा भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग हम बनाए रखेंगे। आपको बस जुड़े रहना है पूरे वीडियो के एंड तक और इसके बाद में आप जो भी फीडबैक आपका होगा आप जरूर बताइएगा। बट इन बिटवीन वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही पेन पेपर लेकर के बैठिएगा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अगेन लास्ट वीडियो की तरह ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताए जाएंगे जो आपको लिखना होगा ताकि आपका जो मटेरियल तैयार हो नोट्स का वो क्वालिटी कंटेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने इस वीडियो के ऊपर और स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमी का करंट अफेयर्स जो कि कंपाइलेशन है 2022-23 का। और ऐसे ही काफी सारे वीडियोस आते रहेंगे आप तक। बस आपको चैनल के लिए इतना एफर्ट करना है कि सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि ये फैमिली हमारी जो है वो और बड़ी होती चली जाए। ठीक है, चलिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे और पहला हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादातर फाइनेंस के ही रिलेटेड रहने वाले हैं। ये हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास साहब आरबीआई के और प्रधानमंत्री। तो पहला देख लेते हैं। बेसिकली आप देखोगे पहला जो टॉपिक है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज भी नहीं पूछे जाते हों और यूपीएससी तो काफी फेवरेट टॉपिक है जीएसटी का, इसलिए आपको इसको बहुत ईमानदारी से समझना होगा। तो यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में एंड आई एश्योर यू कि आप अगर इन करंट अफेयर्स लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो या बाकी जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं अगर आप सिंसियरली चल रहे हो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लास्ट लेक्चर जो हमने कंडक्ट करा था वो यूपीएससी ईपीएफओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको लिया था और आप वहां जाकर के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के चेकआउट करिएगा और आप देखिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है। 30 क्वेश्चंस हमने वहां पे कवर किया है, मोस्टली एपीएफसी और ईओ का भी, और वहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो अभी किसी भी मॉक्स में कहीं ना कहीं मतलब पढ़ने से पहले आप पहले पीवाईक्यू देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही आपको अंदाजा लगेगा कि आपका वेटेज कितना है और आपको किस फील्ड में काम करना है। तो इस वजह से उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करिएगा और अपने स्कोर को भी आप हो सके तो मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए अब वापस से टॉपिक पे आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है जो कि कंजम्पशन पे लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत वाइडर है, मल्टी स्टेज यानी कि काफी सारे स्टेजेस में है, डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि जब वो पहुंचता है तो वहां पे सिंगल डोमेस्टिक टैक्स लगाया जाता है। मोस्टली आप कह सकते हो कंज्यूमर्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है वो कंजम्पशन पैटर्न पे ही होता है। तो कंज्यूमर्स हम और आप जैसे जो हैं उनके ऊपर ये जीएसटी लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रख करके। इसको पहली बार डिस्कस किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इन द ईयर 2003। तो विजय केलकर कमिटी थी जिसको 2003 में गठित किया गया था और उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो है वो कहा था। इसके अलावा आप देखोगे तो इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। 2016 वो साल था जहां पे 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया। बेसिकली आप देखोगे तो आर्टिकल 279A जो है वहां पे जीएसटी काउंसिल का भी जिक्र करा गया है। इसके अलावा इसको लवाई करा जाता है एट एवरी वैल्यू एडिशन पॉइंट, जहां जहां भी वैल्यू जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो जब अपने व्हील्स जहां से भी मतलब इंपोर्ट करते हैं उस पर वैल्यू लगाया जाएगा। वो जो भी रॉ मटेरियल्स जहां कहीं से भी लेते हैं उस हर एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पे, ये ग्लासेस हो गया या जो भी हो गया सामान, उस पर वो टैक्स लगाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वैल्यू एडिशन पॉइंट। इसके अलावा आप देखोगे तो जो कंपोनेंट्स हैं जीएसटी के तो बेसिकली आपको पता ही होगा सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। ज्यादातर ये 3 फेमस है, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड, दोनों को कंबाइंड करके। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वी विल ट्राई कि आपको उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द दे सके। नाउ आर्टिकल 246A जो है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को ये पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं
विथ रिगार्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि इम्पोज किया जाए यूनियन या स्टेट के द्वारा। यानी कि आर्टिकल 246A जो है ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि ये कहीं ना कहीं जो भी सामान लाया जा रहा है उस राज्य में तो उस पर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लगा सकते हैं अपने अपने अनुसार। इसके अलावा कुछ ऐसे आपको स्टेट टैक्सेस देखने को मिल जाएंगे जो कि बेसिकली ये राज्य सरकार कंट्रोल करता है। जैसे आप देखोगे तो वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स, ठीक है। तो ये जो वैट लगाने का पावर है ये आप जीएसटी में ही देखोगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि जो भी आप सिनेमा थिएटर्स में जा रहे हो, कहीं फेयर है, म्यूजियम है, तो ये सारा जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है। वैट को भी स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। इसीलिए आप देखोगे तो अलग अलग राज्य सरकारों में अलग अलग गैस सिलेंडर्स के दाम होते हैं। इवन पेट्रोल एंड डीजल के भी दाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि अभी हम इसको भी देखेंगे कि जीएसटी के दायरे से वो बाहर हैं और इस वजह से वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्राइस फ्लक्चुएट होता है। इसके अलावा लग्जरी टैक्स, जैसे कि आप कुछ भी लग्जरियस सामान लीजिएगा वो भी स्टेट के हिसाब से ही टैक्स लगाया जाता है। लॉटरी पे, बेटिंग पे और गैम्बलिंग पे, इन पर भी अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो स्टेट ही कंट्रोल करता है। डायरेक्ट सवाल आता है कि टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग कौन सा पार्ट है? स्टेट टैक्स है, सेंटर टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स है, यूनियन टैक्स है, मतलब यूनियन टेरिटरी इन द सेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये आपका स्टेट टैक्सेस का पार्ट होगा। इसके अलावा आप ऑक्ट्रॉय, जिसको हम चुंगी कह देते हैं, कि कभी आप इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहे हो तो जो ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है उसकी बात करी जा रही है कि मतलब जब मूवमेंट होता है। और परचेज टैक्स, कुछ भी आप सामान खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है वो स्टेट टैक्सेस का पार्ट होगा। नेक्स्ट सेंटर टैक्सेस में आप देखोगे तो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, कोई भी सामान अगर आ रहा है हमारे देश में, इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जा रहा है एडिशनल, वो इसका पार्ट होगा। और स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है सर्विस टैक्स किसका पार्ट है, तो सेंट्रल टैक्सेस का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी जो कि लेवाई किया जाता है मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस के, तो ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो सेंटर का पार्ट होगा। यानी कि स्टेट का भी हमने देख लिया कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और सेंटर का भी हमने देख लिया कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको कोशिश करिए आप इन चीजों को पढ़ते हुए, ऐड करते हुए चलिए। कुछ की टैक्सेस जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे कि अल्कोहल, शराब जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्यूटी लगाया जाता है, जैसे कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है, महाराष्ट्र में कुछ होगा तो दिल्ली में कुछ होगा, हो सकता है वेस्ट बंगाल में कुछ और हो, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्यूटी है वो अलग अलग होता है और इसलिए ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा यूपी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी टैक्स अलग होगा और वहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अलग होगा। स्टैंप ड्यूटी के रेट्स भी अलग अलग होंगे। और बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और मोटा मोटा में पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ये सारा सामान है जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। नाउ कई बार ऐसे सवाल आते हैं यूजुअली कि ऐसे कौन कौन से इसमें से गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो आपको यहां से पता होना चाहिए अल्कोहल मोटा मोटा में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स, और पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो एनर्जी सेक्टर के भी हैं वो इसके दायरे से बाहर हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या मतलब हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है वो इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेट और सेंटर टैक्सेस काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप, आई एम सेइंग यू मल्टीपल टाइम्स कि यहां से डायरेक्ट सवाल आएगा और ये जो इनिशिएटिव है ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में भी काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। या अगर आपको कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम देना है तो यहां से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको हम चैलेंज भी किए हैं इस चीज का कि बिल्कुल अगर आप इन लेक्चर्स को सिंसियरली फॉलो कर रहे हो, आप अपने एग्जाम में खुद में देखोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि बिल्कुल सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, और वी विल ट्राई कि हम अलग अलग पेपर्स जो कंडक्ट कराए जाएं उसका हम जीएस पार्ट आपको पर्सनली हम डिस्कस करें और आपको दिखाएं कि ये जो हमने कवर किया है वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बस फेथ रखिए, चैनल पे जुड़े रहिए और कंटेंट को इजीली ग्रास्प करिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो एक ज्वाइंट फोरम है सेंटर और स्टेट्स का, जो कि रेकमेंड करता है जीएसटी के रेट्स को, जीएसटी की दर कितना होगा। जैसे यूजुअली आप देखोगे तो 0% का एक टैक्स स्लैब है,
5% का है, 12% का है, 18% का है और 28% का है। इवन 28% प्लस सेस भी होता है, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए हम इतना याद रखते हैं कि जो जीएसटी के रेट्स हैं उसमें अगर चेंजेस करना है तो वो जीएसटी काउंसिल ही तय करता है। जीएसटी काउंसिल को, जैसा कि आपको हम पहले ही बताए थे कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया और आर्टिकल 279A, ठीक है, आर्टिकल 279A से जीएसटी काउंसिल को लाया गया है और अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यों का जीएसटी काउंसिल में, जो कि टोटल वेटेज ऑफ वोट्स का अलग है। यानी कि आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अगर त्रिपुरा का कुछ है तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर यूटी है अलग होगा, ठीक है। आप उत्तराखंड का अलग देखोगे, केरल का अलग देखोगे, तो इस वजह से अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यों का जीएसटी काउंसिल में। आप प्रीलिम्स में जब सवाल आता है तो स्टेटमेंट बेस्ड में लिखा होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वो गलत हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी है। आप अगर राज्यसभा का सीट एलोकेशन देखोगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में मेंशन है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि उससे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ही है। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो वहां 31 सीट्स है, त्रिपुरा में महज 1 सीट है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा का सीट एलोकेशन किया गया है। अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन है इस कमिटी के, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है जो आर्टिकल 279A से आता है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो फिलहाल के लिए निर्मला सीतारमण जी, यानी कि हमारे वित्त मंत्री साहब। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ये मेंबर्स में कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको बाकी उतना याद नहीं रखना है कि मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन या बाकी के मिनिस्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। और आईजीएसटी जो है उसको गवर्न सेंटर करता है, जो कि डिवाइडेड होगा अलग अलग राज्यों में। ये पूरा का पूरा था जो कि जीएसटी काउंसिल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा जीएसटी का था कि जीएसटी से कैसे सवाल बन सकते हैं और कहीं ना कहीं लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए 5 साल से ज्यादा इसको हो भी चुका है, तो इसीलिए हमने इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आप तक लेकर के आए। अब हम अगला टॉपिक जो है हमारे सामने वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, सरल भाषा में आपको हम बताएं तो हमारा देश जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जहां हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो करंट अकाउंट डेफिसिट उसी को कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और ये आप जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का देखोगे तो कुछ इस तरीके से जिगजैग पैटर्न है कि बढ़ता घटता जा रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पार्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है सरन मैडम, तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डाइवर्टेड है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम यूजुअली 2 हिस्सों में देखते हैं, एक आपका करंट अकाउंट और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट। करंट यूजुअली हम शॉर्ट टर्म की चीजों के लिए देखते हैं, कैपिटल लॉन्ग टर्म की चीजों के लिए, जैसे बजट होता है, ठीक है। तो बजट में भी सेम यही होता है, कैपिटल और करंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब करंट में आप देखोगे तो आप विजिबल पार्ट को देखो, विजिबल और इनविजिबल 2 हिस्सों में है करंट। तो पहले विजिबल में आप देख लो, क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, गोल्ड एक्सेट्रा। इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है, जो सामान हमें दिखे जो विजिबल में कहलाएगा। क्वांटिटी में, बल्क में क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा करते हैं और मोबाइल्स वगैरह, ठीक है, कंप्यूटर्स, गोल्ड वगैरह भी बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ये आपका विजिबल का पार्ट होगा। इनविजिबल में 3 चीजें हैं, सर्विसेज, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स कोई सर्विस आपको दे रहे हैं, इंजीनियर्स जो सर्विस दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह, साथ साथ में जो भी मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम हो गया या किसी भी तरीके से आप देखोगे जो एक फैकल्टी टीचर्स का काम हो गया, सर्विसेज। तो ये आप ध्यान में रख करके चलना कि सर्विसेज इनविजिबल का पार्ट है। इनकम, इनकम भी उसी में पार्ट आता है, जो कि आपको इंटरेस्ट डिविडेंड के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो इनकम हो गया। फिर ट्रांसफर्स की बात कर ले तो रेमिटेंसेस, डोनेशंस और गिफ्ट्स, ये आप कहीं ना कहीं याद रखना कि ये भी इसका पार्ट होगा। तो इनविजिबल जो कि दिखता नहीं है उसमें एक सर्विसेज है, दूसरा इनकम है जो कि इंटरेस्ट डिविडेंड पे जो प्रॉफिट आया है, और ट्रांसफर्स भी आता है जो कि रेमिटेंसेस वगैरह जो है, डोनेशंस है, अगर कोई गिफ्ट मिलता है, तो ये सारा इनविजिबल जो करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका पार्ट होगा। नाउ कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो ये 3 तरीके से ये भी है, इन्वेस्टमेंट जो कि एफडीआई, एफआईआई, यूजुअली एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एफडीआई में 10% से ज्यादा का अगर कंपनी में एक्विजिशन हो रहा है तो वो एफडीआई कहा जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, उससे से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, हमारे जीडीपी में भी ग्रोथ देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे जो वर्कर्स हैं उनको स्किल सीखने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सब की बात करी जाती है, जो कि कभी भी अगर उनको लगता है कि देश की इकोनॉमी फ्रेजाइल हो रही है तो वो कभी भी पुल आउट कर जाएंगे, अपना पैसा लेकर के निकल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस रहा है, लोन वगैरह भी इसी का पार्ट है। तो लोन में आप देखोगे कि चाहे भारत सरकार लोन ले, चाहे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, यानी कि कहीं और से अगर हम पैसा ले रहे हैं, तो वो भी इसी का पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का। और बैंक अकाउंट, जो NRIs का बैंक अकाउंट है, ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो हिस्सों में हमने देख लिया, करंट और कैपिटल। नेक्स्ट आप देखोगे तो कुछ की फैक्ट्स है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आप देखोगे गुड्स के मतलब अकॉर्डिंग में तो लगभग 192 बिलियन US डॉलर्स है इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, और इस वजह से हम काफी पीछे हैं। यानी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 2021-22 का डेटा बताता है कि 192 बिलियन US डॉलर्स है। भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस में है सर्विसेज में, 105 बिलियन US डॉलर्स का हम सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस में है। मतलब हम सर्विस जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराने में इंडिया बहुत बेहतरीन कंट्री मानी जाती है, लेकिन गुड्स हम वहीं जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम वहां पे डेफिसिट में चल रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस में, मतलब विदेशों में जाकर के काम करने वाले हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा हैं और वहां से पैसा हमारे देश में भेजने वाले भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के ही लोग हैं। और वैसा भी आपको बता दें कि UAE से सबसे ज्यादा पैसा आता है और केरल वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा पैसा स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे पिछले कुछ सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो शिफ्ट होता नजर आया है। इसका कुछ खतरा भी होता है कि क्या थ्रेट्स होंगे अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, जो कि मतलब स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शेयर्स में, इक्विटीज में, इन सब में इन्वेस्ट किए होंगे, वो निकल जाएंगे कि भाई जो कंट्री है ना वो डूबने से लग रही है, तो अभी अपना पैसा निकाल लेते हैं और US वगैरह में जाकर के शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरा आप देखोगे कि जो एक्सचेंज रेट डायनामिक्स है उसमें फ्लक्चुएशंस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका देश जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या निष्कर्ष निकल के आएगा। इसके अलावा इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स भी बढ़ जाएंगे, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जब करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो आपको किसी भी सामान को खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। आपका जो वैल्यू होगा, जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपी है, उसकी वैल्यू इरोड हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम लगातार दे रहे हैं ना, तो हमारी वैल्यू जो है रुपए की वो स्टॉक भी कम होगा और उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, और इस वजह से महंगाई एक कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो पेमेंट इम्बैलेंसेस होगा, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमने जस्ट पढ़ा उसमें क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ये कुछ थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। रीजंस क्या होता है, क्या कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट का। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड जो है जब वो बढ़ने लग जाए और कंज्यूमर जब ज्यादा स्पेंड करने लग जाए, यानी कि आपके पास में पैसा ज्यादा आ गया, अब आप आईफोन खरीदना चाहते हो, अब आप मतलब कहीं ना कहीं आप नॉर्मल अगर आप वॉलेट पर्स यूज कर रहे थे, अभी आप ब्रांडेड मतलब पर्स के तरफ में डिविएट हो जाएंगे, शूज आप मतलब कहीं ना कहीं आप ब्रांडेड के तरफ में जाएंगे, कार आप लग्जरियस सपोर्ट करेंगे। तो ये जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा यानी कि आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ाएगा। इसके अलावा एनर्जी इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव बढ़ रहा है, तो उसके वजह से एसी का डिमांड बढ़ रहा है, तो उस वजह से अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर ये खतरा पड़ता है, क्योंकि हमको कोल ज्यादा से ज्यादा खरीदना पड़ेगा और वो कोल जब हम खरीद रहे हैं तो वो पैसा तो हमको देना पड़ रहा है ना साहब। इसके अलावा अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट तो है लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत हम कम मात्रा में कर रहे हैं। और अंतिम जो है वो है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में अगर राइज हो जाना, मतलब अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे और भारत उसका एक हिस्सा होगा। ये कहीं ना कहीं कुछ रीजंस थे। बाकी आप देखोगे तो ये एक्शंस जो नीडेड हैं उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया सामान को बढ़ाया जा सके, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कम किया जाए या कर्ब किया जाए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके, और वो तभी होगा जब भारत सरकार PPP मॉडल में इन्वेस्टमेंट करेगी, और इसके अलावा एक फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ हो सके, तो भारत सरकार इसको लेकर के एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाए। नेक्स्ट इन्फ्लेशन का पार्ट है हमारा। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोल के बाहर हो रहा है, जो 6% से 2% के बीच का जो आपको रेशियो देखने को मिलेगा, तो इससे वो ज्यादा चला गया है, इसलिए ये पार्ट बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये बेसिकली एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है जहां पे जनरल राइज देखने को मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में। ये तो हमको साफ तौर पे पता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में।
तो ये बेसिकली एक इकोनॉमी का माना जाता है और आप देख सकते हो इस चार्ट में किस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और किस तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। खैर होलसेल प्राइस इंडेक्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आरबीआई डेटा यूज करती है अपने इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, तो वो सीपीआई कंबाइंड का यूज करते हैं जो कि 6% से ज्यादा है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे। तो मेजर इन्फ्लेशन इंडेक्सेस भारत में WPI बेसिकली होलसेल की बात करता है पूरे विश्व के बात, मतलब भारत के कंटेक्स्ट में हमारे देश में जो भी होलसेल गुड्स हैं उसके लिए, और इसको रिलीज कौन करता है तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर ये रिलीज करते हैं, जो कि DPIIT मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि डिपार्टमेंट कौन सा है DPIIT वाला, और मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा सीपीआई की बात कर लेते हैं तो ये रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमको आपको जो इफेक्ट करता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है, WPI उतना नहीं करता होलसेल। ये कहीं ना कहीं मूवमेंट्स रिटेल लेवल पे कवर करता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ गुड्स आता है और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है, और यहाँ पे बेस ईयर इसका 2011-12 है। इसके अलावा इसको कौन रिलीज करता है तो NSO करता है, जो कि मंत्रालय चेंज हो जा रही है, मॉस्पी वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एम्फसाइजिंग यू, बार बार सवाल आया हुआ है। तो सीपीआई कौन पब्लिश करता है, NSO करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और इसके अलावा एक CFPI है जिसको NSO ही निकालता है अलग अलग कैटेगरीज में, कि रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन काइंड ऑफ इन चीजों से। ठीक है, तो ये 2012 यहाँ पे बेस ईयर है, बस इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उसको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। और इसके अलावा आप देखोगे तो डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, और वेरिएशंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि फूड एंड बेवरेजेस जो है सीपीआई में वो हाईएस्ट वेटेज है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में WPI में मैन्युफैक्चरिंग का हाईएस्ट वेटेज है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हाईएस्ट वेटेज है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उसका हाईएस्ट वेटेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट हम आते हैं और नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है हाई इन्फ्लेशन का। महंगाई अगर बहुत ज्यादा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो सेविंग्स को कम कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान के पास में 5,000 रुपए है और उसका खर्च जो है वो पहले 5,000 में चल जाता था, लेकिन अब उसका महंगाई जो है वो बढ़ चुका है तो उसको 5,500 लग रहा है, यानी कि उसका जो सेविंग्स, मान के चलिए उस समय तो उसका कुछ सेविंग्स तब भी नहीं होता था, लेकिन अब तो वो लॉस में जा रहा है। या फिर आप अगर 5,000 का मान लो और अगर वो 4,000 लगाता था, 1,000 बचता था, लेकिन अब वो 4,500 लग रहा है, तो 500 ही बच रहा है, यानी कि सेविंग्स कम हो गया उसका। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि गरीब और गरीब होने लग जाते हैं। जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का है कि मतलब प्रॉपर होना चाहिए, सबको समाज एक साथ हो सके, सबका साथ सबका विकास, तो वो कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे गरीब और गरीब होने लग जाते हैं और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियली उसमें भी एक रिस्क आ जाता है, करेंसी वीकन होने लग जाती है, एक्सचेंज रेट हैम्पर होने लग जाता है। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट अभी हमने पढ़ा, तो ये भी वाइडन हो जाता है, क्योंकि आपका रुपये का वैल्यू जैसा कि हमने लिंक किया था वो कम होने लग जाएगा, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी अंडरमाइन होगी। मतलब सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो गरीब और गरीब हो जाएगा, दूसरा आपका परचेसिंग पावर पैरिटी भी कम हो जाएगा, आपकी खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, आपका सेविंग्स गिर जाएगा, रुपये डेप्रिशिएट हो रहा है तो फाइनेंशियली अनस्टेबल देखने को मिल जाएगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और आपका महंगाई की वजह से आपके पास में जो पैसा है वो कम बच रहा है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो CAD तो और बढ़ना है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन जाता है। चलिए अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी देख ही लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में आप देखोगे तो टोटल ये RBI एक्ट 1934 से आया है, इसको आप लिख सकते हो RBI एक्ट 1934 से आपको ये देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली उर्जित पटेल साहब के जो कमिटी हैं उनके रिकमेंडेशंस पे, जो फॉर्मर हमारे गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उनके रिकमेंडेशंस पे ये बेस्ड है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। और इसके अलावा इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 RBI से और 3 भारत सरकार से, और इसको हेड कौन करता है तो RBI के गवर्नर। फिलहाल हमने आपको तस्वीर दिखाया था, कौन है मेंशन करिएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो जो 3 RBI से होते हैं 3 को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और एक एक वोट सबको दिया जाता है। सिर्फ जो RBI के गवर्नर है उनके पास में कास्टिंग वोट होता है कि अगर इनइक्वालिटी हो जाता है 3-3 का बराबरी, तो फिर वहां पे आप देखोगे, मतलब अगर इक्वालिटी हो जाता है, माफ करिएगा, तो वहां पे RBI के जो गवर्नर हैं वो कास्टिंग वोट करते हैं।
इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटलीस्ट एक साल में 4 बार उनका मीट होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो पूरे एक साल में 4 बार एटलीस्ट उनका मीटिंग होना चाहिए। कोरम की बात कर ले तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। तो कोरम में भी 4 मेंबर्स, कोरम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, 6 तो वैसे है लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ 4 मेंबर्स का है। एक साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, तो दोनों 4-4 से याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का था, जिसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने देख लिया 2 से 6% के बीच का है। फिलहाल हमने देख लिया कितना है, और इन्फ्लेशन जो है वो भी आपका सीपीआई कंबाइंड पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ की टर्म्स हैं। जैसे आप देखोगे रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट बेसिकली आप देखोगे कहीं ना कहीं रेपो रेट जो होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर रिवर्स रेपो रेट आसान हो जाएगा। ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई लेंड करती है मनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई लेंड करती है मनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कोई कोलेटरल रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कोलेटरल में रखना पड़ता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ही रेपो रेट ये होता है, और ये रेगुलेट करता है लिक्विडिटी इकोनॉमी में। नाउ रिवर्स रेपो रेट इसी का उल्टा हमने देखा, यहाँ पे आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को दे रही है, और यहाँ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई को देंगे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देंगे, और कोलेटरल यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, और मोटा मोटा पॉइंट्स सेम है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से हमेशा कम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसको इसलिए लाया गया है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना एक्सेस फंड्स जो है वो आरबीआई के पास में रख सके। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में अपना एक्सेस फंड्स रखना चाहेंगे तो कर सकते हैं एज पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके लिए कोई कोलैटरल नहीं रखना पड़ेगा, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। इसके अलावा एक पॉइंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या एमएसएफ, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो है जो कि ओवरनाइट फंड्स को कंसीडर करता है। मतलब अगर इमरजेंसी बेसिस के लिए पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में, ठीक है, ओवरनाइट रातों रात, तो फिर वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बेसिस पे होगा, और ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच के केस में होगा, कैश शॉर्टेज होने पे। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 2% ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, तो ये 2% होगा बैंक के नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोलैटरल रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा, और ये शॉर्ट टर्म लोन्स होता है जो आरबीआई हेल्प करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। ओवरऑल ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक चीज ये दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली सीडी रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो ये कहता है कि मनी बैंक्स के पास में मतलब होना चाहिए लोन के फॉर्म में, कितना मनी जो है वो बैंक्स के पास में है, उन्होंने डिपॉजिट के फॉर्म में उठाया है और उसको फिर लोन दिया है। मतलब अगर वो 100 रुपए डिपॉजिट लिए हैं उसमें से कितना उन्होंने लोन दिया है, ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। अगर लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो वो दिखाता है कि पुअर क्रेडिट ग्रोथ है, और इसकी वजह से मार्केट जो है वो डिक्लाइन कर सकता है क्योंकि फुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो स्ट्रॉन्ग डिमांड है क्रेडिट का, जो कि दर्शाता है कि मार्केट जो है वो बूम पे है। तो लो होगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, हाई होगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट्स था। बाकी एक और यहाँ पे हो सकता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, तो बेसिकली आप देखोगे कि गुड टाइम्स होगा तो ग्रो करेगा, बैड टाइम्स होगा तो गिरेगा, तो वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, इसीलिए हम डिस्कस नहीं किए। लेकिन ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 75 डीबीयूज को एस्टैब्लिश किया जाएगा देश के 75वें आजादी के मतलब अवसर पे। तो इस वजह से ये एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस है, जहां पे कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है उसके लिए अलग से बैंक उनको खुलवाने की जरूरत नहीं होगी, बैंक अकाउंट जाने की जरूरत नहीं होगी, वो बैंक का सर्विस उनको घर पर ही मिल जाएगा। और यही ये डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज देने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस जोन होगा जहां कस्टमर्स के पास में एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, प्रिंट पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस सब कुछ दिया जाएगा, और ये कस्टमर्स के सुविधा के लिए ही, ताकि दूर दराज जो ग्रामीण इलाके हैं उन तक जोड़ा जा सके, और इससे कस्टमर्स का कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो भी बढ़ सकेगा। और डिजिटल एक्सपीरियंस जो हमारा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उसको हम बढ़ा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं सभी को फाइनेंशियली। इसके अलावा एक नियो बैंक्स का भी कॉन्सेप्ट था, काफी इंपॉर्टेंट है। नियो बैंक्स जो है वो ऑनलाइन फिनटेक कंपनीज है, मतलब कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी कंपनीज एक साथ जुड़ करके काम करेंगे, और रेजर पे वगैरह जो एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसके अलावा ऑटोनोमस यूनिट का ही मतलब जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उन्हीं का ऑटोनोमस यूनिट होगा,
जो कि ये ऑपरेशन बैंक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेबी पे, जो कि काफी ये न्यूज में रहा है बॉडी अडानी के कंट्रोवर्सी की वजह से भी, और साथ साथ में इसकी पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन बनी है माधवी पुरी मुर्मू। तो आप सेबी के बारे में क्या पढ़ना होगा, स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, 1988 में, और बाद में इसको एक रेजोल्यूशन से लाया गया था इनिशियली, और बाद में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया 1992 में इस एक्ट से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ठीक है, इनिशियली ये एक एग्जीक्यूटिव था, बाद में ये एक स्टैट्यूटरी बन गया 1992 के एक्ट से, और ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बचाना, साथ साथ में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा सेबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फंक्शन करती है, और 3 मेन पावर्स हैं, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव और क्वाजी लेजिस्लेटिव। मतलब जुडिशरी, अर्ध जुडिशरी है, अर्ध एग्जीक्यूटिव का काम है, और अर्ध लेजिस्लेटिव का काम है। ये 3 आप पॉइंट्स याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियल कैपिटल भारत का, और हमने इसको बहुत डिटेल में देख लिया है सेबी के बारे में। नेक्स्ट, भारत का कॉफी प्रोफाइल। ठीक है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो कॉफी प्रोडक्शन इसका बढ़ा है। 2022-23 का जो साल बीता है उसमें 15% से कॉफी प्रोडक्शन बढ़ा है। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, और कर्नाटका में ही कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है। जैसे टी बोर्ड आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, वैसे आपको कॉफी बोर्ड जो है वो कर्नाटका बेंगलुरु उधर आपको मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा कर्नाटका में ही कॉफी प्रोड्यूस भी होता है, फिर केरल और तमिलनाडु। ज्यादातर हमारा जो 65 to 70% कॉफी है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कॉफी है वो बहुत एरोमेटिक है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश का अराकू वैली, इसको जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटका का कुर्ग अरेबिका, बाबा बुदनगिरी, ठीक है, और चिकमंगलुरु अरेबिका, केरल का वायानाड रोबस्टा। तो ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा कि जीआई टैग वाले ही कॉफी हैं, मतलब इनको अलग से इनको दर्जा दिया गया है। रेनफॉल वगैरह का इतना जरूरत होता है, ह्यूमिडिटी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। कॉफी के लिए मतलब एसिडिक सॉइल चाहिए जहां पे ऑर्गेनिक मैटर हो और वेल ड्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कोल सेक्टर की। कोल सेक्टर में आप देखोगे तो भारत में 5वां लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स होगा, दुनिया का 5वां लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व्स। यानी कि आपको देख सकते हो कि 5वां कोल रिजर्व, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में आप देखोगे आपको काफी सारे कोल रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रानीगंज वगैरह, झारखंड वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा। 50% का जो कोल अकाउंटेबिलिटी है हमारे यहाँ, जो शेयर है 50% का, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी में ही चला जाता है। मतलब जो 100% है उसमें से 50% इलेक्ट्रिसिटी में ही लग जाता है। भारत जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का, मतलब सबसे ज्यादा जो हम आयात करते हैं तो वो कोल में दुनिया में हम दूसरे पायदान पे आते हैं, और ज्यादातर हम इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। ये कुछ आप मैप में देख सकते हैं कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सारा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, तो यहाँ पे 4 तरीके के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। जैसा जैसा जिसका कार्बन कंटेंट वैसा वैसा उसका क्वालिटी। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट है, इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है, काफी कम पाया जाता है ज्यादातर जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा आप देखोगे तो ये आपको एंथ्रेसाइट जो है वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में काफी कम मात्रा में मिल जाएगा, 80 to 95% का। बिट्यूमिनस, उसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा कम, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में। फिर लिग्नाइट, उसमें कार्बन कंटेंट उससे भी कम, और फिर पीट। तो जितना कम कार्बन कंटेंट उतना वर्स्ट वो कोल, जितना अच्छा कार्बन कंटेंट उतना बेस्ट वो कोल। इवन कोल को आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि वो गोल्ड के बराबर या डायमंड के बराबर, उसको ब्लैक गोल्ड भी हम कोल को कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोल सेक्टर से जुड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं आपको जो इसका हेडक्वार्टर्स है कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CIL, वो भी आपको कोलकाता में ही मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, हर तरीके से रेडी रहिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, तो कोई एंड यूज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कोल माइन ऑप्शंस पे, फ्री ट्रेड हो सकता है कोल्स का, और रिबेट वगैरह देने की बात करी गई है। तो यही सारा कुछ पॉइंट्स है। नेशनल कोल इंडेक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो रिलीज करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस किस हिसाब से चेंज हुआ है कोयले का। ठीक है, और इसके लिए बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2017-18 को बेस ईयर माना गया है। मतलब इस बेस ईयर से 2017-18 में जो भी कोल का दाम था, वहां से आज कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ये नेशनल कोल इंडेक्स जो है वो डिसाइड करता है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। और आप देख सकते हो कि इसमें कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल दोनों को लिया गया है। वॉस्ट कोल और कोल प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कोकिंग और नॉन कोकिंग तो है, लेकिन जो वॉस्ट कोल है और साथ साथ में जो कोल प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इस पे भी सवाल आ सकता है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स था जो कि इकोनॉमी पार्ट का इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और आई होप आपको इससे काफी कुछ ज्यादा सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जोड़ करके अगर तैयारी को जारी रखना है तो आप हमारे लिए आप आ सकते हो कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पे, जो कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, avision.co.in। आपको गूगल क्रोम में जाना है, सर्च करना है और वहां पे आप लाइव क्लासेस का जो सेक्शन है वहां पे जब आप आओगे आपके सामने ये यूपीएससी ईपीएफओ का जो कोर्स है हमारे तरफ से वो आपको मिल जाएगा, जो 27 मार्च से चालू हो रहा है और उसका आपको बाकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द चैनल से आप जुड़ सकते हैं और हमारे इस कंटेंट को इसी बेहतरीन तरीके के साथ में पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको ऐसे ही इन डिटेल में सारी चीजें कवर होती नजर आएंगी। जहां जो भी डाउट्स रहे, जो भी कंफ्यूजन रहे, वो हम यहाँ पे फैकल्टीज आपका कवर कराते भी चलेंगे। इतने क्लासेस आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह। तो बगैर किसी देरी के आप यहाँ पे एक फ्री डेमो भी कंडक्ट करके देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगे कुछ, जो कि आप जा करके डेमो वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यही हमसे आपसे शेयर करना था कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो हमारी फैकल्टी से, हमसे, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जिसका फीस बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप एक बार ऑफिसर बन जाएंगे तो उससे ये फीस बहुत छोटा होगा और आपके सक्सेस का बहुत ऊंचा ग्रोथ होगा, ठीक है। चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इकोनॉमी पार्ट डन। नेक्स्ट पॉलिटी पार्ट पे आते हैं। कुछ हद तक प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट भारत की। तो आप देखोगे महिला प्रेसिडेंट में, ट्राइबल में आप देखोगे तो द्रौपदी मुर्मू जी। सवाल वो तो आता नहीं है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सवाल ये आता है कि प्रेसिडेंट से जुड़ा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो जैसे आप देखोगे आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए भारत में, और 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए। तो आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। डायरेक्ट सवाल आता है कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 54 में है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज में आपको पता है कौन कौन से मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, काउंसिल के नहीं, सिर्फ असेंबलीज के। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली और पुडुचेरी, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आर्टिकल 55 जो है वो यूनिफॉर्मिटी की बात करता है कि अलग अलग राज्यों का यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का। 56 जो है उनके टर्म की बात करता है कि 5 इयर्स का होना चाहिए, और अगर उनको हटाना है इंपीचमेंट तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सिर्फ हो सकता है, ऑल्दो उसको डिफाइन नहीं किया गया है। 57 जो है वो कहता है कि री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। 58 उनके क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, उन्होंने 35 इयर्स ऑफ एज को कंप्लीट कर लिया हो, और साथ साथ वो लोकसभा के मेंबर के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए। 58 और 62 क्या है, तो अगर वैकेंसी हो जाती है तो 5 साल के दरमियान में, तो कहीं ना कहीं मतलब 5 साल मतलब उनका पूरा होने वाला है, 4.5 साल बीत चुका है, तो 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। इन केस नहीं होता है तो जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। ज्यादातर केसेस में इलेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। ये प्रेसिडेंट का पार्ट से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा जो व्हिप होता है वो व्हिप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जारी नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट भी बदले हैं, जगदीप धनखड़ साहब जो कि फॉर्मर गवर्नर भी थे वेस्ट बंगाल के, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन राज्यसभा के। आर्टिकल 63 जो है वो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 64 जो है वो कहता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर 66 कि इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टोरल कॉलेज वहां के मेंबर्स हमने देखा, इनके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के दोनों मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ये प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में रहते हैं, और यहाँ के इलेक्शन में आपको ऐसे याद रखना है, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में भी यही रहते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के दोनों मेंबर्स, और यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउसेस के दोनों ही मेंबर्स होते हैं। 66 इनडायरेक्ट इलेक्शन, 67 जो है वो 5 साल का टर्म होना चाहिए, और 68 भी उसी वैकेंसी की बात करता है, और अगर इनको हटाना है तो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगा जो कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, और लोकसभा एक सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा और हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा हम आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पे। तो ये बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट 1971, 50 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से ये काफी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मिनिस्ट्री कौन सी है? डोनर, अलग से मंत्रालय बनाया गया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चेयरपर्सन कौन होगा? तो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि कौन चेयरमैन होगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो वो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा इसमें 8 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, मतलब 7+1, 7 सिस्टर्स तो है +1। फंक्शन क्या है? तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोऑपरेशन को बढ़ाना और इसके अलावा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को टैकल करना। ये आपका स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, क्योंकि ये एक्ट से है तो स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नेक्स्ट अब हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगेन पॉलिटी के जो भी रहेंगे उसको हम फर्दर करंट अफेयर्स वीडियोस में देखते रहेंगे। बाकी अगेन आपको जो मतलब इन डिटेल सारी चीजों को चाहिए तो डेफिनेटली हमने आपको बता दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया है तो उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त आप देखोगे तो ये हेल्प करने की बात करता है किसको? अर्थक्वेक अफेक्टेड जो रीजियंस हैं, सीरिया और टर्की, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली आपने देखा लगभग 60-70 हजार लोगों की जाने गई टर्की अर्थक्वेक में, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, आप जाकर के यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं कि क्या ज्योग्राफी था बिहाइंड टर्की अर्थक्वेक, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। तो ऑपरेशन दोस्त जो भारत ने मदद पहुंचाया सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन्स में, उसके लिए है। और ये मैप है जहां पे आप देख सकते हो टर्की, इसका नाम तुर्की कर दिया गया है, सीरिया और ये आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिल रहा है। इन्हीं के बीच में कहरानमान मारस प्रोविंस था, गाजियान्टेप जो कि एपिसेंटर था, और टर्की का कैपिटल अंकारा, प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और बाकी टर्की एनाटोलियन प्लेटू पे लोकेटेड है। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो चेकआउट जरूर से करिएगा, आपको बहुत अच्छे से वहां की ज्योग्राफी समझ आएगी और पूरा वीडियो से आपको पूरा ज्योग्राफी का जो अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, उस अर्थक्वेक के कॉन्सेप्ट को भी हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करने के बाद में जरूर जाकर के देखिएगा इस चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा। तो जब भी रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ तो यूक्रेन में जो भारतीय लोग फंसे थे उनको वापस भारत में लेकर के आना, तो इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक है। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को वापस से लेकर के आना। और यूक्रेन का मैप आप देख सकते हो, रशिया ऊपर, नीचे मोल्दोवा, रोमानिया और ये ज़ेपोरिजिया जो कि यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, खार्किव शहर भी उधर ही है, कीव यूक्रेन की राजधानी, ओडेशा एक पोर्ट, ये सारे शहर काफी न्यूज में है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, ठीक है। डोनेट्स्क वाला रीजन भी है। आप कभी भी मैप देखो तो इसी तरीके से उसके फेमस सिटीज, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है अगर आप मैप को देखते हुए चल रहे हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वंदे भारत के बारे में। तो कोरोना जब आया तो उस वक्त भारत सरकार के द्वारा जो मदद किया गया लोगों का, अगेन फंसे हुए भारतीयों को भी लेकर के आया गया विदेशों से, तो उससे जुड़ा हुआ है वंदे भारत। ऑपरेशन राहत, यमन में जो भारतीय लोग फंसे थे, एक्चुअली यमन में जो भारतीय लोग फंसे थे उससे जुड़ा हुआ ये है। यमन का मैप आप देख लीजिए, 2015 में एक्चुअली क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो वहां पे भारतीय लोग फंसे हुए थे। यमन ये रहा आपके सामने, नीचे अरब सागर, गल्फ ऑफ एदन, और यहाँ से बाबल मंदब स्ट्रेट है जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ एदन से जोड़ रहा है। और यमन की राजधानी सना है। और यहाँ पे ईरान के द्वारा हूदी बेस्ड रेबल्स भी हैं, ओमान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरेबिया से भी कर रहा है। नीचे आप इंडियन ओशन देख सकते हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको दिख रहा होगा, सोमालिया, जिबूती, एरिट्रिया, ये सारी कंट्रीज, ठीक है, इथियोपिया। नेक्स्ट ऑपरेशन मैत्री। तो नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो वहां पे भारत ने हेल्प किया था और उससे जुड़ा हुआ ये ऑपरेशन मैत्री है। तो किसी भी ऑपरेशन पे सवाल आए, हम हर ऑपरेशन के लिए रेडी हैं, हम हर सवाल के लिए रेडी हैं। तो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड आप भारत का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ एशिया का ये बेसिकली मैप है। नेपाल आपको इंडिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच की तरह दिख रहा होगा। तो ये हमारा प्यारा भारत, और बाकी के कंट्रीज भी आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि हमारे ईस्टर्न जो नेबर्स है, बांग्लादेश, भूटान और ऊपर में नेपाल, चाइना, फिर इस तरीके से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हम वखान बॉर्डर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका नेवल बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर कुछ मेजर स्पेस मिशंस की बात कर लेते हैं। अब ऑपरेशंस कंडक्ट जो थे वो हमने देख लिया है। निसार की बात कर लेते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार बेसिकली अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसको मैप करना, कितना का फॉरेस्ट फायर हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हार्म हुआ है, क्या हैजर्ड्स हुए हैं, उन सबको ध्यान में रख करके इसको लॉन्च किया गया है निसार को। फिर गगनयान, तो गगनयान जो है आपको पता ही होगा, काफी फेमस है। इसको भारत सरकार जो है, इसरो जो है, इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है, ठीक है।
और उसके चीफ एस सोमनाथ। तो गगनयान आपको देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट भेजने की बात करी जा रही है मून पे बेसिकली, ठीक है, आप इससे रिलेट कर सकते हो मैन्ड स्पेस फ्लाइट, ठीक है, स्पेस में जाकर के और वहां पे मून के साउथ पोल पे, ठीक है, गगनयान याद रहेगा। नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है बेसिकली, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये अभी नासा का लार्जेस्ट मतलब स्पेस मिशन में से एक हो गया है और इसका हेल्प किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और कनाडियन स्पेस एजेंसी ने। सवाल आ सकता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसने मिलकर के बनाया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी। जेम्स वेब टेलीस्कोप सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वो दुनिया का ये बन चुका है। तो ये नासा का तो है ही और नासा के साथ में ये दोनों स्पेस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एक मिशन है अर्तेमिस, आप इसको लिख सकते हो। तो अर्तेमिस जो है वो भी नासा का ही है, जहां पे वो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे पहली महिला को भेजेंगे। पहली महिला को, नासा का है अर्तेमिस, जहां पे वो मून के साउथ पोल पे पहली महिला को भेजेंगे, जहां हम गगनयान जैसा कुछ आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स सेक्शन का जो न्यूज में रहे हैं। जैसे प्रिट्जकर प्राइज 2023 किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। डेविड चिपरफील्ड को प्रिट्जकर प्राइज। ये कौन सा प्राइज है? आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ, आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज आप कह सकते हो, सबसे अच्छा काम करने के लिए किसी भारतीय को दिया गया है। तो 2018 में बिल्कुल एक भारतीय को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी साहब। बालकृष्ण दोषी साहब को आप देखोगे कि 2018 में प्रिट्जकर प्राइज से नवाजा गया था और उनको इस साल पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। हमने पद्मा अवार्ड्स के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो किया है और आप जाकर के उसको चेकआउट करिएगा जरूर, क्योंकि पद्मा अवार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस होते हैं, किसको किसको पद्म विभूषण दिया गया है, आप वहां से देखिएगा जरूर, ठीक है, आपका वहां से भी कवर हो जाएगा। तो बालकृष्ण दोषी साहब को बेसिकली 2018 में दिया गया था, फिर पद्म विभूषण भी दिया गया और उनकी अब मृत्यु भी हो गई है। तो इसलिए वो आर्किटेक्ट फील्ड से ही जुड़े थे। प्रिट्जकर प्राइज इस साल का डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है यूएस डॉलर्स दिया जाता है और ये सारी जो बातें हैं। पोर्टर प्राइज तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भारत सरकार का है उसको दिया गया है। पोर्टर प्राइज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार ने, हेल्थ मंत्रालय ने कोरोना के समय बहुत अच्छा काम किया, इसको लेकर के पोर्टर प्राइज 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑस्कर अवार्ड्स 2023, तो इसमें आप देखोगे ऑस्कर अवार्ड्स में, तो करंट अफेयर्स में वैसे हमने इसको कवर किया है, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट से दो ही चीजें हैं। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू RRR मूवी का, ठीक है, RRR मूवी का नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म तो द एलिफेंट विस्परर्स, आप उसको भी याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्परर्स वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जो कि गुनीत मोंगा जी के द्वारा बनाया गया है। और गुनीत मोंगा जो है उन्होंने 2019 में ऑलरेडी भारत को एक ऑस्कर दिलाया था शॉर्ट फिल्म में ही, जो कि नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो इस तरीके से कुछ आप अवार्ड्स को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में जो रिसेंटली दिया गया है उसमें बेस्ट मूवी का किरदार जो है मतलब द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। तो बेस्ट मूवी दादा साहब फाल्के अवार्ड्स द कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, ठीक है। चलिए अब किस लिए कितना बढ़िया किया वो आप खुद ही समझ सकते हैं। T20 विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2023 का जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप तो वो भारत ने जीता है, शेफाली वर्मा कप्तान है। फिर हम बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान 2022 का। तो शिवा शंकरी करके हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज तो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मर्केल, इनको 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया है एंजेला मर्केल जी को, ठीक है। चलिए बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये सारी जो बातें थी वो सब हमने कवर करने की कोशिश करी है। इसके अलावा आप इंडेक्स भी देख सकते हो लास्ट हमारा। तो इंडेक्स में आप देखोगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 का, इसमें 108 रैंक आया है भारत का। 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो 108 रैंक आया है, जिसको निकाला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, EIU ने, ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 का तो उसमें 136 रैंक भारत का है। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 इसको यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क निकालता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क।
जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का फिलहाल तो 135वां रैंक, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है कि कितना ज्यादा महिलाओं में भेदभाव है। और ये 4 पैरामीटर्स होता है कि महिलाओं की साक्षरता, एजुकेशन, मीन यूज ऑफ स्कूलिंग, हेल्थ वगैरह, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का तो भारत का रैंक काफी सीवियर 107 और उसको निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 का भारत का रैंक 42 और इसमें कहीं ना कहीं इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो निकालता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेली करंट अफेयर्स था, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे के पूरे कंपाइलेशन को हमने कवर करा है, ना सिर्फ डेली बेसिस पे, पूरे के पूरे साल का, ठीक है। आप इससे अगर रिलाई कर रहे हैं तो आपका काफी हद तक चीजें आसान हो जाएंगी। जहां हमने पॉलिटी को डिस्कस किया, इकोनॉमी को डिस्कस किया, अवार्ड सेक्शन को देखा है और फर्दर ऐसे वीडियोस भी आप तक मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपके स्नेह की जरूरत है। आप लाइक करिए, उसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिए, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे कमेंट्स आप करिए और अगर आपको लगता है कोई और आपका रिस्पॉन्स है, फीडबैक अच्छा है उसके लिए, तो वो भी आप जरूर करिए हम तक साझा, लेकिन करिए जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करके रखिए, ठीक है। और अगर करके रखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में जो हार्ड वर्क जा रहा है उसका अप्रिशिएशन सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाते हो तो डेफिनेटली हम आपके लिए कुछ और बेहतरीन इनिशिएटिव्स लेकर के आ सकते हैं। तो वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, स्प्रेड करिए नॉलेज को और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। और उससे पहले अपने आप को ऑफिसर बनाते हैं, तो ये तैयारी एकदम जोरों शोरों से रखनी है। तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। आपकी डिसिप्लिन बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, उन चीजों का ख्याल रखा गया है। और बाकी इसके अलावा आप फर्दर चैनल से जुड़ करके और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का क्या आपका डिमांड है वो भी आप श्योर बताइएगा। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।